नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। इजलास के बीच मोदी चीन के सरबराह से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। सरहदी कशीदगी समेत कई उमूर पर बातचीत मुतवक्को। प्रियंका गांधी ने केरला के वायनाड से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अवाम का वालियाना इस्तक़बाल। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के इजलास में बीजेपी अरकान के रवैये पर टीएमसी एमपी शदीद बरहम। शीशे की बोतल तोड़ दी। चेयरमैन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई के राब्ते में थे शूटर्स। फ़ोन पर मैसेज से मिलती थी हिदायत। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में नया इंकशाफ। बेंगलुरु में बारिश के बाद ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम। 5 मजदूरों की मौत, 13 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। गर्दावी तूफान दाना के पेश नज़र उड़ीसा बंगाल में स्कूल और कॉलेजेस बंद। तकरीबन 200 ट्रेनें कैंसिल। लोगों को साहिल के करीब जाने से मना कर दिया गया। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। ब्रिक्स चोटी इजलास का रूस के शहर काजान में आगाज हो चुका है। रूस और चीन के सरबराहों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी इजलास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सख्त तरीन सिक्योरिटी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इजलास के मुकाम पर पहुंचाया गया। ब्रिक्स ग्रुप का 16वां सरबराही इजलास रूस के सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है। मिस्टर मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 2 दिन काजान में गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ब्रिक्स को इंतहाई अहमियत देता है और ये ग्रुप तरक्की और आलमी तंजीमों की इस्लाह के मसाइल पर बातचीत के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। इजलास से कबल आज ब्रिक्स सरबराह ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ साथ चीन, रूस, मिस्र, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर ब्रिक्स सरबराह इस मौके पर मौजूद थे। इस साल ये मोदी का दूसरा दौरा रूस है। मोदी ने तौक़्क़ो ज़ाहिर की कि ब्रिक्स इजलास के दौरान इन सरबराहान से अहम उमूर पर वसीतर बातचीत होगी। मोदी इस इजलास के दौरान चीन के सरबराह शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को हिंद चीन सरहदी तनाज़ात के बीच एक अहम तरीन मुलाकात माना जा रहा है। दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चीन के सरबराह शी जिनपिंग के माबैन आज बाहमी मुलाकात होगी। मई 2020 में लद्दाख सरहदी तनाज़े के बाद मोदी और चीनी सरबराह के माबैन ये पहली मुलाकात है। Patrolling will entail under the agreement that was reached yesterday. Well, what it will entail is that in the pending areas under discussion, patrolling and indeed grazing activities, wherever applicable, will revert to the situation as it obtained in 2020. Incidentally, I should say that this is also what the External Affairs Minister was talking about yesterday when he was speaking at the NDTV World Summit, I think. And as to the other part of your question, what the as far as the disengagement agreements reached previously are concerned, those agreements were not reopened in these discussions. The agreement that was reached yesterday, very early yesterday morning, was focused on issues that had remained outstanding in the last couple of कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर सर कांग्रेस खरगे, राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। इससे पहले इन्होंने पार्लिमानी हल्के में रोड शो किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सुबह 11 बजे के बाद न्यू बस स्टैंड से रोड शो शुरू किया। यहाँ से वो ज़िले कलेक्टर के सामने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगी के मौके पर सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद अपोजिशन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी के फर्जंद रेहान वड्रा भी मौजूद थे। वायनाड में अवाम की एक बड़ी तादाद ने प्रियंका गांधी का पुरजोश इस्तकबाल किया। याद रहे कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में रायबरेली और वायनाड से जीतने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली को बरखा रखने का फैसला किया था। इसकी वजह से वायनाड सीट खाली हो गई और ज़िमनी इंतखाबात की ज़रूरत पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने वायनाड से ज़िमनी इलेक्शन के लिए 13 नवंबर की तारीख मुकर की है, जबकि 23 नवंबर को इसका नतीजा जारी किया जाएगा। प्रियंका गांधी के रोड शो में शोहर रॉबर्ट वड्रा भी मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है।
जिसमें 35 नशिस्तों का ऐलान किया गया है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को हरेट सीट से, उनकी बीवी कल्पना सोरेन को गांडे सीट से और भाई बसंत सोरेन को दमका सीट से उम्मीदवार करार दिया गया है। जेएमएम इंडिया अलायंस के तहत झारखंड में 40 सीटों पर इलेक्शन लड़े हैं। झारखंड में 2 मरहलों के तहत 13 और 20 नवंबर को पोलिंग होगी। गुज़िश्ता रोज़ वक्त तरमीमी बिल पर जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तशद्दुद और गाली गलौज की खबरें सामने आई हैं। समझा जा रहा है कि बीजेपी अरकान के रवैये से हालात ख़राब हुए और नौबत हाथापाई तक आ गई। खबरों के मुताबिक टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी और बीजेपी के एमपी अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच ज़बरदस्त तल्ख कलामी देखने में आई, जबकि आपे से बाहर टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने शीशे की बोतल तोड़ दी, जिसकी वजह से उनका हाथ जख्मी हो गया। याद रहे कि मीटिंग उड़ीसा की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप की बात सुनने के लिए मुखर की गई थी। कहा जाता है कि उड़ीसा से आने नुमाइंदों में सरकर्दा वकील और साबिका जजेस भी मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के रुकन के माबैन गर्मा गर्म बहस छिड़ गई, जिसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने बीजेपी अरकान पर जानिबदारी और इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदीप पाल ने वक्त तरमीमी बिल पर आज की जेपीसी मीटिंग के दौरान होने वाले झगड़े की मजम्मत करते हुए इसे एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया। इन्होंने स्पीकर ओम बिरला को इस वाक़े से आगाह किया। इन्होंने कहा कि इस तशद्दुद से मुल्क और ख़ास तौर पर उड़ीसा के मोअज़्ज़िज़ीन बशमुल सीनियर वकला और साबिक़ जजेस ने क्या असर लिया होगा जो वहाँ मौजूद थे। पॉल ने टीएमसी पीएम कल्याण बनर्जी के तर्ज अमल का भी जिक्र किया। उनकी पार्टी पर जोर दिया कि वो अपने आमाल पर गौर करे। इन्होंने जोर देकर कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। मामला है, हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको मैं कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होती या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज़ सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ। एक बार बोलने के बाद भी अगर वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी सुनने के। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले की जांच कर रही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कहा कि मुलजिमान से पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बराह रास्त राब्ते में थे। ताहल कत्ल की वजूहत का पता नहीं चल सका। ये पहला मौका है कि क्राइम ब्रांच को बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ मिला है। इत्तलात के मुताबिक मशकूक 3 शूटर्स ने कत्ल से पहले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से रब्ता किया था। अनमोल भी एक शूटर, एक साजिशी परवीन लोंकर के राब्ते में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से मुलजिमान के साथ भी राब्ते में था। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने अब तक बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 शूटर्स और असला फराम करने वाला भी शामिल है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में शूटर शिव कुमार गौतम और दीगर मुलजिमान, जिन्हें पुलिस ने मुलजिम करार दिया है, अभी भी फरार हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में अभी ना तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और ना ही दिवाली के पटाखे जलने शुरू हुए हैं। अभी तो शादियों का सीज़न भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सुबह सुबह कोहर की चादर में
इस तरह लपटी हुई है कि लगता है कहीं से धुआं छोड़ दिया गया हो। कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने के वाक़यात सामने आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की हवा दिल्ली का रुख करके यहाँ की हालत ख़राब कर रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह हवा का मैर इंतहाई संगीन था। इन हालात ने दिल्ली के लोगों को गहरी तशवीश से दो चार कर दिया है। दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इसी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है जो कि सभी बताते भी हैं, तो वो तो एक जो बता रहे हैं कि भाई आँखों में जलन तो बढ़ेगा ही इसमें इन द कोर्स, जो हमने पीछे भी झेला है। तो ज़रूरी है कि भाई इसको रोका जाए, इसमें एहतियाती कदम तो पहले ही उठाया जाए बशर्ते इसके कि बीमारियां बढ़ना शुरू हों। सर ये दिवाली से हमेशा 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद तक हमेशा आ जाता है हर साल। तो इसके लिए तो हर साल का है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार कुछ कर भी रही है, समिति वगैरह बनी हुई हैं, तो हमें देखना है। और वेहिकुलर पोल्यूशन तो है ही, तो कई रीजन हैं और बारिश इस बार अच्छी हुई तो लगा थोड़ा पोल्यूशन कम होगा, लेकिन फिर 2 दिन से तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। अब सर दिवाली आने वाला है, पटाखे और छूटेंगे? नहीं, दिल्ली पे तो फिलहाल बैन है, लेकिन कहाँ बैन होता है, छूटता है, ये चलता है। तो दिवाली के बाद तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। ये हर साल ही रहता है, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद में, और आने वाले समय में तो दिवाली और आएगी, तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो उस समय बच्चे बूढ़े इन सबको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में हो रही मुसलसल बारिश ने भयानक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। बारिश की वजह से बेंगलुरु में हिनूर के करीब एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई। हादसे के वक्त इमारत के अंदर तकरीबन 2 दर्जन लोग काम कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से दबे 3 मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेज दिया। इमारत के मलबे से 5 मजदूरों की लाशें भी निकाली गई हैं। अब भी 17 से ज़ायद लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। हालत की संगीनी को देखते हुए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने जेसीबी की मदद से बड़े पैमाने पर राहत का काम शुरू कर दिया है और मलबे को हटाया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार ने पुलिस और इंतजामिया के अफसरान से फ़ोन पर बात की और हालात का जायजा लिया। Yes, I was told that there no permission, illegal activities was been going on. We will take strict action against the owner, the contractor and everyone. In entire Bangalore, I will make up see that we will come out with a decision where all such type of illegal construction are going on. We are going to stop immediately. I will conduct a big survey on this and we will stop all this type, and I will inform the concerned registrars also not to accept any transfer of property, such type of property which there are no plan sanction. So we will have to deal with this with the stricten the laws, whatever we have in our hands. So will any action be taken against your officials? Of course, of course, with the contractor, my officials, and even the owner of the property, whoever has been done, everyone will be booked under the law. गर्दावी तूफान दाना ने आमद से पहले कई इलाकों में दहशत पैदा कर दी है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव ने तूफान की शक्ल इख्तियार करने के इशारे दे दिए हैं। यही वजह है कि इस गर्दावी तूफान के पेश नज़र एहतियातन मगरबी बंगाल और ओडिशा के कई अजला में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 200 ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में एयरपोर्ट और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि समंदरी साहिलों पर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे और माहीगिरों को समंदर में जाने से मना कर दिया गया है। साक्षी मलिक ने कहा है कि खातून खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी और इन्हें जिनसी तौर पर हिरासानी किए जाने के वाक़यात के खिलाफ इनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में वो कोई भी लालच नहीं रखती। इस सिलसिले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि साक्षी और इनका मिशन मुश्तरका है और इनकी लड़ाई जारी रहेगी। देखो, जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज़ के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था वो नहीं मिला, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है।
तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ या कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो, ना तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। क्या आपके मन में लालच आ गया था? आपके करीबियों ने भर दिया था, ऐसा दावा किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इजलास के बीच मोदी चीन के सरबराह से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। सरहदी कशीदगी समेत कई उमूर पर बातचीत मुतवक्को। प्रियंका गांधी ने केरला के वायनाड से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अवाम का वालियाना इस्तेक़बाल। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के इजलास में बीजेपी अरकान के रवैये पर टीएमसी एमपी शदीद बरहम। शीशे की बोतल तोड़ दी। चेयरमैन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई के राब्ते में थे शूटर्स। फोन पर मैसेज से मिलती थी हिदायत। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में नया इंकशाफ। बेंगलुरु में बारिश के बाद ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम। 5 मजदूरों की मौत, 13 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। गर्दावी तूफान दाना के पेश नज़र उड़ीसा बंगाल में स्कूल और कॉलेजेस बंद। तकरीबन 200 ट्रेनें कैंसिल। लोगों को साहिल के करीब जाने से मना कर दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।